हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस। ओके, सो हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी फैकल्टी हो, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाएगा। लेकिन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 2003 से अब तक जितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिलते हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमको कम नजर आते हैं। सो हम पहले के पैटर्न को समझते जाएंगे और इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा इस साल का प्रिपरेशन में यह जो है मील के पत्थर का काम करेगा। ओके दोस्तों, सो आप सभी तैयार हैं ना? बिल्कुल, आप अपने पेपर पेन को पकड़ लीजिए और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताते जाऊंगा वो सभी आप नोट करते चलिए। साथ ही दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि देखिए, ये अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ये वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जिसमें सीजीपीएससी का प्रीलिम का कोर्स जो है वह स्टार्ट हो चुका है। और भी कई सारे फैकल्टीज है जो इसमें क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों, आपने यूट्यूब में भी देखा ही होगा। और साथ ही इसका एक ऐप आता है दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस करके। अगर आप उसको गूगल प्ले पे जाके सर्च करते हैं तो आपको वो ऐप अवेलेबल हो जाएगा। उस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसके बारे में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं आपको सब कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा दोस्तों कि वहां पे आप सभी के लिए डेमो लेक्चर्स भी हैं। वो डेमो लेक्चर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स आइए और मेरा फायदा उठाइए, आप मुझे देखिए ताकि आपका बेनिफिट हो सके। सो देखिए दोस्तों, आप उन डेमो लेक्चर्स को जाके एक बार चेक कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए जिससे कि आपका काफी ज्यादा भला हो सके। और देखिए, ये आपका ऐप डाउनलोड करने में आपको जितनी भी एमबीज लगते हैं दूसरे ऐप को डाउनलोड करने में आपको बस उतना ही लगेगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाला ऐप तो नहीं है दोस्तों। वो आपके बेनिफिशियरी के लिए है, आपको फायदा पहुंचाने के लिए है, आपको लाभ देने के लिए है। दूसरी बात, उसमें फ्री डेमो लेक्चर्स है। तीसरी बात, उसमें कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों। चौथी बात, सीजीपीएससी की कोर्सेज आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो मन चाहे रुपएबाजी करते हैं दोस्तों। मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्या है, आप सभी तो खुद समझदार है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। उसमें फीसेस जो है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में आपको वो फीस आपके बजट में मिलेगा दोस्तों। और इसमें कई सारी फैसिलिटी हैं। आप उस फीस के लिए आपको रिसिप्ट भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आप उसको किसी भी वे से पे कर सकते हो, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या आप जो है उसको ईएमआई से भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स का ही आपको हेल्प लेना पड़ेगा दोस्तों, जिसको जो है ये प्लेटफॉर्म आपको इन्फॉर्मेशन देगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, और कई सारे तरीके हैं जो आज के डेट में चल रहे हैं नेट बैंकिंग के, आप उनके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस कोर्स को चलाने के लिए कई सारे फैकल्टीज जी तोड़ मेहनत पे लगे हुए हैं और कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और साथ ही उनको हम ट्यूटर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हमारे इंस्टीट्यूशन से मेंटोर मिल रहे हैं दोस्तों। अब मेंटोर और ट्यूटर में डिफरेंस समझिए। ट्यूटर क्या होता है, वो आएगा, क्लास लेगा और चला जाएगा, बाकी आप लोग राम भरोसे रहो। लेकिन मेंटोर जो कि हम लोग हैं, हमारे जितनी भी फैकल्टीज के टीम मेंबर्स हैं, हम सभी क्या करते हैं दोस्तों, हम सभी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बकायदा सभी बच्चों को ऐड किया जाता है। ओके, और साथ ही सभी बच्चे जो हैं अपने डाउट्स और अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी उसमें पोस्ट करते हैं और एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं। ओके दोस्तों, और साथ ही उसमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपरेशन कराए जाते हैं और उसमें बच्चों के कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे सॉल्व कराया जाता है। ओके, रिटन में उनसे सॉल्व कराया जाता है और उनका आंसर शीट भी चेक करके उसमें एक एक पॉइंट को समझाया जाता है कि आपसे क्या गलती हो रही है, आप कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हो और कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। यही तो मेजर मूल मंत्र है दोस्तों आपके एग्जाम को क्रैक करने का। सो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं और सीरियसली आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों।
साथ ही जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, वो भी हमको लाइफ हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए मतलब दोस्तों पूरे जीवन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उनकी लाइफ टाइम जहां तक वो एग्जाम दे सकते हैं वहां तक वो जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल की प्रिपरेशन करना चाहे कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोर्सेज सभी प्रकार के अवेलेबल हैं, ना केवल प्रीलिम के बल्कि मेंस के भी कोर्सेज चलाए जाते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप सभी से आंसर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ ही ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाने के बाद हम आप सभी को इंटरव्यू की भी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे कि इंटरव्यू में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस कोर्स में आप जीएस के सभी कोर्सेज देख सकते हो, इसमें आप मैथ्स रीडिंग के कोर्सेज देख सकते हो, साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ जीएस से संबंधित जितने भी टॉपिक और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उनको समझ सकते हो। साथ ही इसमें लैंग्वेज, ओके, जिसको आसान दिया जाता है लेकिन यही स्कोरिंग करता है दोस्तों एग्जाम में, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। सो आपको मैं यहां बताना चाहूंगा ये लेक्चर जो है कंप्लीटली बायलिंगुअल होगा, जिसमें कि आपको ना केवल हिंदी मीडियम के बच्चों को बल्कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी उतना ही फायदा पहुंचाएगा। सो देखिए दोस्तों, इसलिए आप चाहे तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं और इस कोर्स का डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, और हम आपको अवेलेबल भी कराएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंफॉर्मेशन दे करके दोस्तों। ओके, सो यहां पे देखिए कि ये कोर्स में अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ये जो है दोस्तों अभी दिवाली ऑफर के फॉर्म पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 7 नवंबर से 14 नवंबर तक आपके फी में आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। और आप यकीन नहीं करोगे, इतना गोल्डन ऑफर मान के चलिए आप दोस्तों, इतना गोल्डन ऑफर आपको मिल रहा है 6500 ओनली रुपीज पे आप प्रीलिम के कोर्सेज परचेस कर सकते हो दोस्तों। आप घर बैठे ऑनलाइन इसको देख सकते हो, जितने बार चाहो आप उतने बार देख सकते हो दोस्तों, 10-20 टाइम्स आप इसको देख सकते हो आसानी से एक एक लेक्चर को। सो आप सभी को ये सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी बिल्कुल इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतना गोल्डन चांस आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जहां आपको पढ़ाई की पढ़ाई मिल रही है, साथ ही आपको मेंटरशिप भी मिल रहा है। आपके हर स्टेप में अगर कोई डाउट आता है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है, किस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, सभी बातों को अगर जानना है, सो लेट्स ज्वाइन इट और इसका भरपूर फायदा उठाइए। सो आज का हमारा लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ कि आज हम जो है कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 2003 से पूछे गए हैं दोस्तों। ओके, सो हम 2003 से किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहा है सभी चीजों को समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। सो यहां पे देखिए दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। सो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो आई थिंक आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे दिए होंगे दोस्तों। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आप उससे मैच कराइएगा कि इसका आंसर है राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ओके, तो राखल दास बनर्जी ने इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई होप वीडियो पॉज करके आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। सो इसका देखिए आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था दोस्तों कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा उन्होंने बताया कि अशोक के शिलालेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में देखे गए थे और प्राकृत लिपि में और पाली लैंग्वेज में भी कुछ देखे गए थे। सो उन्होंने उन सभी लैंग्वेज को क्रैक करा और उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि उसमें क्या लिखे गए हैं। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन प्रारंभ किया। तो देखिए दोस्तों, आपके आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किए। गुप्त वंश ने 319 से लेकर के 324 ईस्वी यानी 319 से लेकर के 324 बीसी तक उन्होंने क्या किया दोस्तों, एडी तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, हम खाली क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देते जाऊंगा। इसके पहले संस्थापक जिन्होंने इस वंश की स्थापना की उसका नाम क्या था, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, सो आई होप आप सभी को इस लेक्चर में काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा दोस्तों। सो आप हमारे साथ बने रहिए। किसके शासनकाल में हुड़ों ने भारत पर हमला कर दिया था।
तो देखिए दोस्तों, कोई भी एक साम्राज्य किसी छोटे साम्राज्य पे तभी हमला करता है, या कोई भी एक साम्राज्य किसी बड़े साम्राज्य पे तभी हमला करता है जब उसको ये आभास हो जाए, जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वह साम्राज्य जो है, जिस साम्राज्य पे वो हमला करने जा रहा है, उसका शासक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लालची है। ऐसी स्थिति में ही वह उसके ऊपर आक्रमण करेगा। ओके, सो इसका आंसर है आपका समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, माफ कीजिएगा, स्कंदगुप्त इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। जब हम मिडिवल हिस्ट्री में बात करते हैं हुमायूं और शेर शाह सूरी के युद्धों के बारे में, तब वहां पे हमको देखने को मिलता है कि शेर शाह सूरी जो बाबर, जो हुमायूं के पिता थे, उनके यहाँ ही वो एक चीफ कमांडर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हुमायूं पे हमला कर दिया था। क्योंकि देखिए दोस्तों, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनका जो प्रकृति था, उनकी जो टेंडेंसी थी, वह कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना के रोल पे काम कर रहे थे। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना लगा रहे थे। यानी निगाहें थी उनकी कहां पे थी दोस्तों? निगाहें थी उनकी साम्राज्य पे, और निशाना था उनका राजा, यानी कि हुमायूं। ओके, उनको पता था कि बाबर को वो हरा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कई सारे तोप खाने थे। लेकिन हुमायूं के टाइम पे क्या हुआ, जब बारिश का मौसम आया तो वो सभी तोप खाने जो है उनमें जंग लग गया था। इसके बाद जो है शेर शाह सूरी ने उन पे अटैक कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी हुमायूं की पोजीशन जो है वो खस्ती है, सस्ती है। ओके, सो मैं आसानी से उनको जीत सकता हूं। सो यही उनका विचार था और उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पे देख सकते हैं स्कंदगुप्त की भी कंडीशन कुछ नाजुक ही चल रही थी दोस्तों, जिसकी वजह से उनको आसानी से होड़ों ने हरा दिया। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उनको उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के जो सुपुत्र थे, अलाउद्दीन खिलजी, इनका बोलना था कि हमको हमेशा नई चीजों को वेलकम करना चाहिए, वी शुड वेलकम टू ऑल न्यू थिंग्स। ओके, इन्होंने क्या किया, नए परंपरा को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन। ओके, आपके पास आपकी स्क्रीन में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुगल शासक बनने में जहीरुद्दीन मोहम्मद, ओके, भारत के मुगल शासक बनने में जहीरुद्दीन जो मोहम्मद हैं, उन्होंने अपना कौन सा नाम रखा था? तो भारत के मुगल शासक बनने में जहीरुद्दीन मोहम्मद ने दोस्तों, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और बहादुर शाह। आप इसका करेक्ट आंसर जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। बाबर। बाबर ने क्या किया था, जब वो भारत आ रहे थे तो उनको लगा कि हमको यहाँ पे नाम चेंजेस करना चाहिए, नया नया कंट्री, नया देश, नए लोग, हमारा नाम भी नया होना चाहिए। बिल्कुल इसी विचारधारा से ये आगे बढ़ने लगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा आंखों से। ओके, उन्होंने स्वयं देखा कि आखिरकार वो लड़ाई कैसे हो रही है। तो उनका नाम क्या था और वो कौन व्यक्ति थी? तो उनका नाम था काशीराज पंडित जी। ऐसा उन्होंने बताया दोस्तों, और इसका एक्चुअल प्रमाण तो नहीं है कि उन्होंने देखा या नहीं देखा। काशीराज पंडित जी वाकई ऐसा माना जाता है कि वे उस समय वहां मौजूद थे, उस युद्ध के साक्षी थे। और दूसरी बात, मैं आप सभी को एक और इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें देना चाहूंगा दोस्तों। कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है? तो यहां पे देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है दोस्तों, ओके, जो ये भारत का, अगर मान लीजिए हम इस तरीके से मैप ड्रॉ करें, तो ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया का ये उत्तर पश्चिमी यानी पंजाब के पास का जो क्षेत्र है, जहां पे आपको एक दर्रा पड़ता है, खैबर पास दर्रा, वहां से ज्यादातर उसके पास में ही जो पानीपत पड़ता है, वहां पे अधिकतर युद्ध क्यों हुए? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इतिहास में जब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो कई सारे युद्ध जो विदेशी आक्रमण हुए, पानीपत के क्षेत्रों में हुए दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको पता रहे कि ये पानीपत का युद्ध वहीं पे क्यों होता था। इसका रीजन समझिए दोस्तों। एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है और यहां से लोग बाग एंट्री ले रहे हैं इंडिया के अंदर, और यहाँ पे सभी राजा सोचते थे कि इनको पानीपत का जो क्षेत्र है, यहीं पे इनको रोक दिया जाए, भारत में प्रवेश करने से वर्जित किया जाए। इसीलिए वे सभी राजा पानीपत पहुंच जाते थे अपने सैनिकों के साथ, और उनके साथ में युद्ध लड़ा करते थे दोस्तों। आप देख सकते हैं पानीपत का युद्ध क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका आंसर काशीराज जी पंडित जी हैं। हमने देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कि साथ ही साथ हम एमसीक्यूज भी देख रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी दिख रहा है, तो उसको भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
किन्होंने स्थापित किया था? तो इसके स्थापित करता थे विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने 1783 के आसपास में इसको स्टार्ट किया था, और 1783 एग्जैक्टली इसको बोला नहीं जा सकता, वैसे इसको बोल सकते हो आप 1783 से 1784 के बीच में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का इनको श्रेय जाता है। और एक्चुअली अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित कब किया गया था, तब आप आंसर में अगर मान लीजिए मान लीजिए आंसर में आपके 1783 और 1784 दोनों हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों कि आप जो है 84 में टिक लगाइएगा, क्योंकि 83 में तो उन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि हम एक ऐसी संस्था स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन 84 में एक्चुअली स्टैब्लिश हुआ था। सो हम 84 के साथ जाएंगे यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के पास एक और आश्रम बनाया था। उस आश्रम का नाम क्या था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। साबरमती के पास साबरमती आश्रम ही तो बनाएंगे दोस्तों। सो इसका आंसर क्या है? साबरमती आश्रम, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये ऑप्शन आपको नजर आते हैं दोस्तों, सो आप इस आंसर को पहले देने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूं। आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों वीडियो पॉज करके। सो देखिए यहां पे क्या है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, ओके, उनका नाम था सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी वो महिला थी जिन्होंने स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से राज्य से बनने वाली थी। ओके, सो देखिए दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम ऐसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि उसमें रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी अटैच होने चाहिए। ओके, सो यहां पे देखिए वे थे यूपी राज्य के, ओके, यानी उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मजेदार मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चों की गलतियां हुई होंगी, क्योंकि जो सीजी बोर्ड ने जो आंसर अवेलेबल कराया लोगों को, उस आंसर के अनुसार था सी राजगोपालाचारी। ओके, और एक्चुअली में अगर मैं आप सभी को बताना चाहूं तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो उसका आंसर है माउंट बैटेन। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको यूपीएससी में देखने को मिल जाता है, तब आप ऐसी स्थिति में लॉर्ड माउंट बैटन में टिक लगाइएगा। ओके, तभी आपका आंसर सही होगा। लेकिन यही क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछ रहा है, तो सीजीपीएससी के क्वेश्चन पेपर छांटने वालों की अपनी ही एक अलग दुनिया है। उन्होंने कहा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, और हम तो आजाद हो गए हैं तो इसलिए हम भारतीयों के बारे में ही पूछेंगे। सो उनका क्वेश्चन बोलने का मतलब ये था कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ओके, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऐसे व्यक्ति जो गवर्नर जनरल भी थे और वो भारतीय भी थे, तो उनका आंसर है सी राजगोपालाचारी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया सीजीपीएससी में पूछा तो आप सी राजगोपालाचारी पे टिक लगाइए, यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा तो आप लॉर्ड माउंट बैटन पे टिक लगाइए। ओके, ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑफनली आपकी यूपीएससी में भी, आपके स्टेट पीएससी में और भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए दोस्तों, जब भारत गुलाम बना हुआ था 1946 के पास में, तब उस समय आपको देखने को मिलता है कि इसका आंसर सबसे पहले देते हैं दोस्तों, इसका आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ओके, जिस समय हमारा देश आजाद होता है, और इनकी ही कुछ कृपा दृष्टि बनी कि भारत जो है 1947 में आजाद हो गया, वरना हो सकता था कि और टाइम के लिए खींचा जाता। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्लीमेंट एटली कौन थे? क्लीमेंट एटली थे लेबर पार्टी जो वहां इंग्लैंड में बनी हुई थी, उस लेबर पार्टी के ये मेंबर थे दोस्तों। और उस लेबर पार्टी जब वहां पे जीत जाती है, क्योंकि वहां के लोगों को जब वहां के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं कि किस तरीके से इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है, क्योंकि इससे ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री जो एक्स प्रेसिडेंट थे, वहां प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो ये विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था, अलग अलग देशों में जाके शोषणकारी नीतियां चलाई थी। इस बात से इंग्लैंड के लोग काफी ज्यादा हताश हो गए, और इंग्लैंड में भी कुछ ऐसी कूटनीतियों का इन्होंने फॉलो किया था दोस्तों, जिसकी वजह से उन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। बोले तुम रिजेक्ट होते हो। ओके, क्योंकि सबसे अधिक शक्ति जो है किसके पास होती है दोस्तों?
सबसे अधिक पावर जो है वो जनता के पास होती है। ओके, तो जनता ने उन्हें अपनी सही जगह दिखा दी। यही उम्मीद मुझे भारत की जनता से भी है दोस्तों, कि भारत की जनता भी सही नेताओं को ही संसद भेजा करे, जिससे हमारे देश की प्रगति हो सके। अब ये सही नेता कौन है, आप खुद समझदार हैं दोस्तों, आप खुद जान सकते हैं। ओके, मैं किन्हीं के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका आंसर इसमें क्या था, क्लीमेंट इटली इसका आंसर था। ओके, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि आइसोबात क्या दिखाता है। नाम से ऐसा लग रहा है आइसोबात, तो कुछ बच्चे यहाँ पे अपना दिमाग चलाएंगे, सर ये बात के बारे में है, जरूर ये बारिश के बारे में बोल रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बारिश इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। ओके, मैं आप सभी को बता देता हूं, सो आप इसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों। अब इसका आंसर देखिए आप सभी, इसका जो है ये जो है एक यूनिट है दोस्तों। किस लिए इसका इस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, डेप्थ मेजर करने के लिए। ओके, किसी भी गहराई को मेजर करने के लिए हम जो है आइसोबात का यूज करते हैं। सो आइसोबात जो है वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों। जो 2003 के लोगों ने सोचा, उस समय के जो एग्जामिनर्स एग्जाम लेने वालों ने सोचा कि हम इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को इंपॉर्टेंटली ये बताना चाहूंगा कि हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2003 से रिलेटेड है दोस्तों। 2003, 4 और 5 के मिक्स क्वेश्चन को हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह पानी बचाती है। ऐसा कहा गया है कि कौन सी भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ मिट्टियों के बारे में बताया गया है। तो जो मिट्टी काली मिट्टी से बनी होती है, वहां पे कम वाटर की अवेलेबिलिटी होती है दोस्तों, कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कम पानी के लिए कौन से फसलों को आप उगा सकते हो, आपको ये सोचना होगा यहाँ पे। यानी कि आपको पता चलेगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया कि काली मिट्टी में उत्पन्न होने वाले फसलों के नाम बताइए, तब आप वहां पे गेहूं को जरूर ऐड कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप जो है जितने भी ड्राई नट्स टाइप के होते हैं, आप उन सभी फसलों के नाम बता सकते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, कि काली मिट्टी से बनी जो है वो भूमि होगी जिसकी सिंचाई में हमको कम वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। ओके, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट मिट्टी के बारे में बताया गया है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि कई सारे आपको पता होगा कि नदी की जलधाराएं इरप्शन करते हुए इस तरीके से ये बहती हैं और जाके आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं। ओके, तो इनका ये बेसिक प्रोसेस, बेसिक फंडा होता है दोस्तों, कि आखिर में जाके समुद्र में मिलेंगी। तो लेकिन जिस समय ये बहती हैं, और जिस समय ये बहती हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या करती हैं, कई बार ये नदियां बहते हुए मैदानी क्षेत्रों में भी पहुंच जाती हैं। ओके, और मैदानी क्षेत्रों में वाटर जो है इस तरीके से वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ओके, आपको पता होगा दोस्तों। सो इन क्षेत्रों में ये मिट्टियां क्या करती हैं, जिस मार्ग से वो आ रही थी, जिस मार्ग से ये मिट्टियां आ रही थी, ये नदियां आ रही थी, वहां की मिट्टियों को ये काटते हुए लाती हैं, यानी कि वहां पे इरोजन करते हुए लाती हैं, अपर्दन की क्रिया करते हुए लाती हैं। और ये अपर्दन यानी इरोजन करते हुए लाएंगी और यहाँ पे क्या करेंगी, निक्षेपण का काम करेंगी, यानी सभी मिट्टी को क्या करेंगे, जमा कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो ऐसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दीजिएगा, वरना आपसे गलती हो जाएगी। हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों, एक मैप को ही देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश की सीमा से संबंधित कई सारे स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है बांग्लादेश है। ओके, तो इसको टच कर रहा है, कौन कौन सा जगह टच कर रहा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ आपको नजर आएगा। ये वेस्ट बंगाल की जो भूमि है, यहाँ से इस तरीके से ये फैली हुई है, आप देख सकते हो, ये टच कर रही है इसको। मेघालय टच कर रही है, असम टच कर रही है, त्रिपुरा भी टच कर रही है दोस्तों, और साथ ही साथ, हाँ दोस्तों, इतनी सारी जगह इसको टच कर रही है। तो ये सभी ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अब ये यहाँ मैंने असम क्यों लिखा है दोस्तों, असम एक्चुअली असम का ही नाम है, जिसको चेंज करके असम कर दिया गया है, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। आप इस नाम को भी याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्गत
टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं दोस्तों। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर आप देंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। सो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के जैसे है। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 निम्नलिखित से होकर के गुजरता है। तो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 4 किनमें से होकर के गुजरता है। सो इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इतने क्षेत्रों से ये जो है NH4 होकर गुजरता है। आइए हम इसको चेक करते हैं ये किस तरीके से आपको नजर आएगा। तो इसी मैप में हम देख लेते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैप नहीं दिखाया गया है। सो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा। सो यहाँ देखिए, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें इस तरीके से, ओके, सो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ओके, और साथ ही यहाँ पे आपको कर्नाटक के क्षेत्र देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र देखने को मिलेंगे और तेलंगाना के क्षेत्र देखने को मिलेंगे दोस्तों इस जगह पे। ओके, सो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिख गया, यहाँ पे कर्नाटक दिख गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिख गया। तो यहाँ से एक रोड इस तरीके से गई हुई है दोस्तों, जो सभी भूमि को टच करती है। हम इसको क्लियरली डायग्राम को यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपका महाराष्ट्र अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे आपका आंध्रा अवेलेबल है, यहाँ पे आपका कर्नाटक अवेलेबल है। सो यहाँ से इस तरीके से ये गया होगा दोस्तों। सो आंध्रा जो है जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, आपको पता होगा। सो यहाँ पे आप जान सकते हो कि ये जो है इन क्षेत्रों को टच करते हुए इस तरीके से NH4 यानी नेशनल हाईवे 4 जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया है दोस्तों। ओके, सो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। सो यहाँ पे आपका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। आई होप कि इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। सो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों कि भारत के अंतर्गत कितने द्वीप हैं। सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं 247, क्योंकि ये 2003 में पूछा गया था दोस्तों, तो उस समय 247 द्वीप जो है अवेलेबल थे। सो इसका आंसर 247। अब यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। सबसे भारी ग्रह होता है दोस्तों जुपिटर। ओके, आपको पता ही होगा कि जुपिटर जो है सबसे भारी है। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसका क्षेत्राधिकार नहीं होता। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है यूपी गवर्नर, एक है हरियाणा गवर्नर, एक है RBI गवर्नर और एक है तमिलनाडु गवर्नर। तो ये काफी ज्यादा आसान है दोस्तों। जैसे आपके रीजनिंग में आपको आज के डेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इनमें से एक यूनिक चीज को छांटिए, तो बिल्कुल ये एक यूनिक चीज के बारे में ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये किसी स्टेट के गवर्नर है, ये भी किसी स्टेट के गवर्नर है, ये भी किसी स्टेट के गवर्नर है। बस यही भाई साहब जो है RBI के गवर्नर, यही जो है किसी स्टेट के गवर्नर नहीं है दोस्तों, ये RBI के गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जिसको बैंकों का बैंक और बैंकों का जनक और फादर ऑफ बैंक्स कहा जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर करेक्ट आंसर, जिसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उनके पास केवल अधिकार होता है कि वो बैंकों के निर्णय को ले सकते हैं। वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो वे जो है मौद्रिक नीति के बारे में वो आकलन करते हैं। वे मौद्रिक नीति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से आप चला सकते हो। यानी क्या बताते हैं दोस्तों, वे बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रुपए का आप लिक्विडिटी बढ़ाइए, जिससे हमारी जो मार्केट है वहां पे कॉस्ट प्राइस जो है वो कंट्रोल हो सके। तो कॉस्ट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं दोस्तों। सो बेसिक काम इनका यही है। साथ ही RBI जो है हमारे देश में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है दोस्तों। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रघुराम राजन एक ऐसे हमारे RBI गवर्नर बने थे जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और दोस्तों इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि उनके बाद जो है किन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों, उनके बाद किन्होंने ज्वाइन किया था, आपको पता होगा किन्होंने ज्वाइन किया था। उनके बाद उर्जित पटेल ने ज्वाइन किया था। ओके, और उनके बाद किन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है शशिकांत दास जी ने, ओके, उन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, सो उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनमें से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अवेलेबल हैं उनको ये जो है हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य न होने के बावजूद भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है।
संसद सदस्य न होने के बावजूद भी सदन के बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो क्या वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपके आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यह अधिकार होता है कि वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं। साथ ही उनको ये अधिकार दिया गया है कि वे जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को वोट दे सके दोस्तों। ओके, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को वोट दे सके। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब यहां पे देखिए, ये वोट देने का बात क्या आ गया? वोट देने का मतलब कि ये चुनाव में जाकर के जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके लिए वोट देना नहीं है दोस्तों। मैं जो वोट देने का बात बोल रहा हूं वो सभा में वोट देने की बात बोल रहा हूं। मान लीजिए कि कोई विपक्षी दल या कोई भी दल जो है किसी दूसरे दल के लोगों को बोलता है कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए। जैसे चुनाव हुए, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद शिवसेना ने उनका विरोध किया और उन्होंने बोला कि आप बहुमत साबित करके तो दिखाइए। तो अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके पास बहुमत था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में बहुमत साबित मतलब कि उनको बताना था कि कितने नंबर ऑफ सीट्स उनको अवेलेबल हुए हैं, उनको सदन में बताना था। तो वो नहीं बता पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सेम केस जो है आपको इधर तेलंगाना की तरफ भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, साउथ इंडिया की तरफ भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो आप इन बातों को भी ध्यान रखिए। लेकिन आखिरकार ये भारत के महान्यायवादी होते कौन हैं जिनको इतना अधिकार दिया गया है? तो ये व्यक्ति होते हैं भारत के सलाहकार। तो सलाहकार का जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा उच्च होता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में उनको तो पुरोहित कहते थे और राजा के बराबर या राजा के ऊपर उनको कुर्सी दिया जाता था कि आप जो है हमसे भी महान हैं और आपके सलाह पे ही हमारा देश जो है वो शासन करेगा। सो सलाहकार की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ यहाँ पे? भारत के महान्यायवादी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा केस चलेगा जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है यानी सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे उच्चतम न्यायालय है। ओके, जिसके चीफ जस्टिस को हटाना इतना आसान नहीं है। तो उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अब ये महाभियोग प्रस्ताव वो कैसे पारित कर सकते हैं, आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव उनको पारित करने के लिए सभी मंत्रिमंडल द्वारा उनको एक भेंट स्वरूप एक पेपर वर्क करके देना होगा कि किस तरीके से सीजीआई अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पा रहे हैं, किस तरीके से वो अपने कामों को ठीक से तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही सदन के जितने भी सदस्य हैं, अगर वो एक फॉर्म तैयार करें और उस फॉर्म में सभी का सिग्नेचर हो, जिसमें यह लिखा हो, यह बात साफ साफ लिखी हो कि सीजीआई को हटाया जा सकता है या उनको हटाया जाना चाहिए, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन सभी के सलाह को मानते हुए सीजीआई को उनकी कुर्सी से हटा सकता है। सो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और मैं हमेशा से बोलते रहा हूं कि हमारी जुडिशरी जो है वो अलग होनी चाहिए। ओके, हमारी जो जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, यानी कि ये तीनों चीज जो है दोस्तों अलग अलग होनी चाहिए। ओके, यानी हमारी न्याय प्रणाली, न्यायपालिका और हमारी विधायिका और हमारी प्रशासन, ये तीनों चीजें जो है डिफरेंट होनी चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, इन तीनों की पावर जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। ओके, सो इन तीनों की पावर अलग अलग होने से क्या फायदा होगा? उन तीनों की पावर जब अलग अलग होगी तो ये तीनों आजाद होकर अच्छे से काम कर सकेंगे। हाँ दोस्तों, और ऐसा भी कहा गया था संविधान में कि ये लोग एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करेंगे उनके कामों पे। लेकिन क्या है दोस्तों, आपको सभी को पता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। तो यहां पे देखिए, जो हमारे सीजीआई हैं, अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट के खिलाफ कई बार उन्होंने फैसले दिए होंगे दोस्तों, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जब कभी उन्होंने फैसले दिए होंगे तब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को बुरा तो लगेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदिरा गांधी जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय क्या हुआ था दोस्तों? इंदिरा गांधी हमारे देश की जिस समय प्रधानमंत्री थी,
उस समय न्यायिक समीक्षा की बात जो है हमारे देश के सीजीआई ने कहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि हम एक न्यायिक समीक्षा रखेंगे। और उस न्यायिक समीक्षा में कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई कानून पास करते हो पार्लियामेंट में, तो उस कानून की हम जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद आपको अवेलेबल कराएंगे कि उस कानून की आप जांच पड़ताल कीजिए। क्योंकि उससे पहले कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ चुके थे, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले आ गए थे, मिनर्वा मिल्स के मामले आ गए थे, और भी कई प्रकार के मामले वहां पे आ गए थे, जो कि सरकार के खिलाफ वहां पे सीधे सीधे उन्होंने चैलेंज किया था, ये कहा था कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सो इसी बात से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि हम न्यायिक समीक्षा करेंगे कि आप कैसे ये आप डिसीजन ले रहे हो बोल के, अगर उसमें किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट का तो यही काम होता है दोस्तों, कि वह जो है हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं। ओके, आपके मौलिक अधिकारों के रक्षक है, हमारे संविधान के रक्षक हैं, एक्चुअल रक्षक हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को ही सुपीरियर मानना चाहता हूं। और ये जो फैसिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि उनको महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, 2005 की बात है दोस्तों, जब 2005 में क्या हुआ था, 2005 में एक इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इस एक्ट को पास करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की गई थी दोस्तों, कई सालों से ये एक्ट पास करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फाइनली जब ये एक्ट पास हुआ तो इसमें राजनेताओं की चालाकी देखिए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये किया दोस्तों कि उन्होंने अपने लिए इसमें क्षमादान कर दिया। क्षमादान मतलब, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आप किसी को इंफॉर्मेशन की मांग रख सकते हैं। ओके, आर्टिकल 2000 अधिनियम 2005 के तहत, ओके, कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप जो है किसी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। वहां पे अलग अलग आर्टिकल्स, इसके बारे में हम किसी लेक्चर में विस्तृत लेक्चर लेंगे दोस्तों, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। या तो जब आप पॉलिटी के लेक्चर आप कवर कर रहे होंगे तब आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ, जब इस अधिनियम को पास किया गया तो राजनेताओं ने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, उससे कोई नहीं मांग सकता सूचना। ओके, उससे कोई सूचना नहीं मांग सकता। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन है दोस्तों। ओके, सो यहां पे देखिए, सो हमारा जो यहां आंसर है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास किया जाएगा और उससे जो है सीजीआई को हटाया जा सकता है। ये इसका आंसर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। मान लीजिए कि कोई मंत्री है और कोई मंत्री साहब जो है किसी कारणवश, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उपराष्ट्रपति को उनके पद को संभालना पड़ता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जब वो उनके कुर्सी को संभाल रहे होंगे तो 6 माह के भीतर ही चुनाव प्रणाली कराना आवश्यक हो जाता है। या तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ओके, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूर्ण हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात भी अगर मान लीजिए चुनाव नहीं हो पाता तो वो आगे बैठ सकते हैं। ओके, और वो तब तक बैठ सकते हैं जब तक कि नए चुनाव के द्वारा, नए चयन के द्वारा नए व्यक्ति का चयन ना हो जाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, और ये चयन जो है 6 माह के भीतर होना चाहिए दोस्तों। राज्यसभा में मान लीजिए कोई सदस्य है और वह किसी फील्ड को संभाल रहे हैं, मान लीजिए अब राज्यसभा के कोई सदस्य हैं, किसी फील्ड को संभाल रहे हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता है लेकिन चुनाव नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में उनको उस फील्ड को संभालते रहना ही पड़ेगा। कब तक? 6 माह तक। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी फैसिलिटीज है कि 6 माह के भीतर वहां चुनाव कराने होंगे और वापस से उस कुर्सी के लिए किसी नए सदस्य का चयन करना होगा। हो सकता है कि जो पुराने सदस्य थे वही चुनाव लड़े और वही फिर से जीत जाए। ओके, सो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था ये। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पे लोकसभा को भंग करेगा? जो लोकसभा के मुख्य अधिकारी हैं। तो लोकसभा के मुख्य अधिकारी किनको मान सकते हो आप मंत्रिपरिषद को मान सकते हो, उनकी कैबिनेट को मान सकते हो। तो ये लोग अगर बोलते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो हैं, जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं, अगर वो बोलते हैं कि नहीं, अब भारत के लोकसभा को हमको भंग करने की आवश्यकता है क्योंकि वहां सही से कार्य नहीं हो रहा है, सही से वहां पे बिल पास नहीं हो पा रहा है, लोग रुकावट डाल रहे हैं, तो आप भंग कर सकते हो इसको।
ओके, सो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी, वहां पे जब उनको 49 डेज की जब उनकी गवर्नमेंट चली थी सबसे पहले, ओके, तब उन्होंने अपने कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। तो उन्होंने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दिया था दोस्तों, तब एक्चुअली में क्या हुआ था, उनका ये सोचना था कि जो राष्ट्रपति महोदय है, जो सरकार है, वो क्या करेगी, वो जो है लोकसभा को भंग कर देगी, उनकी जो विधानसभा है उसको वो भंग कर देगी, और उसके बाद वहां के विधानसभा को भंग करने के बाद क्या होगा कि फिर से चुनाव होंगे और वो फिर से जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया दोस्तों हर बार, क्योंकि सभी सिक्के का डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं हो सकता। ओके, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो वो कौन है, मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर। ओके, अब यहां पे देखिए, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, 2 अवधि के लिए मतलब 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो जैसा कि आप सभी को पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ओके, और 1950 में क्या हुआ दोस्तों, 1950 में आपको सभी को पता है कि 1950 में क्या हुआ था, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। और जब यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो संविधान सभा थी, वहां पे सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे उनको चुना गया था, उससे एडवाइस लेकर के, मतलब कि उससे ज्ञान लेकर के। कैसे, तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य को, सबसे वरिष्ठ सदस्य को आप जो है अध्यक्ष का कुर्सी दे सकते हैं। तो उनको जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले ये नियुक्त किया गया कि आप जो है हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे। ओके दोस्तों, तो वे अध्यक्ष रहे। तो 9 दिसंबर को उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और 11 दिसंबर को उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। तो जब 11 दिसंबर को उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से स्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अभी ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। फिर उसके बाद देखिए 1942 में एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा एक चुनाव होता है। ओके, और जैसे इलेक्शन का मेथड है हमारे कंट्री में, उस तरीके से एक मेथड चलाया गया और उससे चुनाव हुआ। और उस चुनाव में सबसे पहले 1952 में दोस्तों, 1952 में हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति चुन के कौन सामने आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1952 से लेकर के 1957 तक ये अपना शासन चलाते हैं, अपना कार्यभार संभालते हैं। और 1957 में एक बार पुनः ये चुने जाते हैं, और 1957 से लेकर के 62 तक ये अपना कार्यभार संभालते हैं और राष्ट्रपति बने रहते हैं। तो वे जो है एक ऐसे व्यक्ति थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिन्होंने क्या किया था, अपने 2 अवधि तक राष्ट्रपति की कुर्सी संभाले रखा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अवर राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से हम इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, कि मैं इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बताते जा रहा हूं। आई होप कि इस लेक्चर में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ओके, सो यहां पे देखिए, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन हैं। तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी, तो कुछ लोग सोचेंगे कि रक्षा करना तो सबसे उच्च काम होता है, तो रक्षा सचिव को बोल सकते हैं हम, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली मंत्रिमंडल, जैसे आपने बताया सर, संसद का मेन चीफ होता है, तो वो हो सकता है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। एक्चुअली क्या है, जो कैबिनेट चलती है, जो मंत्रिमंडल चल रही है देश में, उसको ऑपरेट करने वाले व्यक्ति कौन है, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं। अगर यहां राष्ट्रपति भी दे देता तो भी आप प्रधानमंत्री में ही टिक लगाते दोस्तों। तो प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं उनको ही अधिकार है, और वही जो है सर्वोच्च शासकीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ऐसा बोला जाता है, आपकी पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट लाइन समझाने के लिए आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वो इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है दोस्तों, कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का है और प्रधानमंत्री ही असली कार्यभारी है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र के हैं और प्रधानमंत्री ही असली कार्यभारी सदस्य हैं। सो आपको इस कथन को समझाना होगा। सो अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है अभी, अब मैंने गुड लक कहा तो आप लेक्चर खत्म हो गया ऐसा मत सोचिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्यों में बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करते हैं।
इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से अधिकार जो हैं, बेसिक रूल, बेसिक रुपया जितना इनकम एक साल में हमारे देश में इकट्ठा होता है, तो कितने अधिकार और कितना खर्च के लिए राज्यों को दिया जाएगा और कितना खर्च केंद्र सरकार चलाएगी, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन है और अनुशंसा करने वाले कौन है, तो वो है वित्त आयोग। ओके, वित्त आयोग ही वो संस्था है जो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 350A। ये बात जो है निर्धारित की गई थी महात्मा गांधी के कथनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वे हमेशा कहते थे अगर बच्चे को आप एजुकेशन देना चाहते हो तो सबसे पहले मदर टंग में सिखाइए। तो ये मदर टंग का मतलब लोगों ने गलत निकाल लिया और उन्होंने क्या किया, कई क्लासेस तक उनको जो है मदर लैंग्वेज सिखाते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट स्कूलों में ये चीज़ें अप्लाई है आज भी, कि वहाँ पे जैसे बुक है मान लीजिए, तो ब्लू बुक में 2 पेजेस हैं, तो एक पेज में आपका हिंदी में लिखा होगा और एक पेज में उनकी मदर लैंग्वेज में लिखी होगी। सो इस तरीके से उनको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वही व्यक्ति होंगे दोस्तों जिन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ा होगा। अब आपको पता होगा कि वो कौन होंगे, तो उनका इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी ज्ञानी व्यक्ति थे। ओके, और इनको जो है हमारे देश में बनने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जो संविधान बनने वाला था उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्ट कमेटी के इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5 ईयर्स प्लान चलती है, ओके, तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है, बीच बीच में मुझे पानी पीना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है। सो इसीलिए मैं 1-2 सेकंड के लिए ब्रेक करके वाटर ग्रहण कर लेता हूँ ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी बनी रहे और आपको भी मैं और भी इंफॉर्मेशन बता पाऊँ नॉन स्टॉप। सो हमारे यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा की बूंदें खाली स्थान यानी कि किसके कारण गोलाकार हो जाती हैं। तो वर्षा की बूंदें जो हैं वह पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार हो जाती हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि वाटर का जो अपर सरफेस होता है यानी कि जो शांत वाटर होता है, इसके ऊपर में जो है एक लेयर होती है दोस्तों। ये लेयर जो है होता है आपका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मैं आप सभी को एक एग्जांपल, आपको एक प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इससे संबंधित। ओके, सो यहाँ पे देखिए जब पानी की बूंदें जब नीचे की ओर गिरने लगती हैं तब वहां पे वायुमंडलीय दाब के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उनमें सभी तरफ से हवाएं पड़ती हैं जो प्रेशर लगाती हैं। इसके वजह से ये सभी ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से गोले के रूप में बदलने लग जाते हैं। अब ये गोले के रूप में बदलने का कारण क्या है कि इन जलों में क्या होता है, इन वाटर जो डॉट्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, सरफेस टेंशन की क्वालिटी होती है जिसके वजह से ये लोग जो है गोलाकार हमको दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल बताने वाला था आइए उसको बनाते हैं अपन। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप अपने घर में एक पतीला ले लीजिएगा जिसमें आप दूध वगैरह सब रखते हो या कोई बड़ा बर्तन, और इसमें आप पानी को पूरी तरीके से भर दीजिएगा। पानी भरने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें एक पेपर रखिएगा और पेपर के ऊपर जो आपकी घर की जो माताएं होती हैं वो जो सुई का इस्तेमाल करती हैं कपड़े वगैरह सीने के लिए, तो उस सुई को आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। हम सुई को यहाँ पे तैराएंगे दोस्तों। तो आप पहले ऐसे फ्री हैंड ऐसे रख के देखिएगा, तो क्या सुई तैरेगा, पानी में तैरेगा ये सुई, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल हम तैराएंगे दोस्तों क्योंकि हमको साइंस भी पता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब आप उस पेपर को रखेंगे और उस पेपर के ऊपर जब निडल को रखेंगे तो वो निडल थोड़ी देर के बाद वो पेपर जो है वो अपने आप क्या होगा, गीला होगा और वेट होने के बाद वो नीचे चला जाएगा और वो सुई जो है आपके वाटर में तैरती रहेगी। तो आप एक बार करके देखिए, आपको काफी मजा आने वाला है इसमें। ओके, फिर उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपके सुई ने तैरी या नहीं तैरी। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन कौन सा है। तो ताप को स्थिर बनाए रखने का एक बेसिक साधन है दोस्तों, वह है क्या, टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं तो आपका ताप जो है वो स्थिर बना रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एग्जांपल। देखिए कभी आपने वाटर तो बॉयल किया ही होगा, हर कोई करता है दोस्तों। ओके, और जिन लोगों की तो शादी हो गई होगी वो भाई साहब भी वाटर बॉयल कर रहे होंगे, कई बार किया होगा उन्होंने। ओके, सो
यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्चुअली क्या है कि वाटर जब बॉयल हो रहा होता है तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो इसका मैक्सिमम रेंज होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देर तक बॉयल नहीं हो सकता दोस्तों। ओके, ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देर तक बॉयल नहीं हो सकता, ये वाटर की क्वालिटी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन बनाए रखता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका है। ओके, तो माइका का मतलब आप अपना ससुराल मत समझिएगा दोस्तों, जिनकी जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। माइका का मतलब ये वह माइका नहीं है। ओके, सो यहाँ पे माइका का मतलब वो सनमाइका जैसे चीजों से है, जिसमें से क्या होता है दोस्तों, एक माइका नाम का एक ऐसे मेटल एक पदार्थ होगा, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जब आप फ्लो कराएंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी, नहीं होगी। तो क्या उसमें से अगर आप उसको हीट देंगे, अगर मान लीजिए आप किसी माध्यम से उसको हीट अवेलेबल कराते हैं, तो क्या इसमें से उष्मा पास होगी, वो भी बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। ना इसमें से उष्मा पास होगी, ना इसमें से विद्युत धारा पास होगी। ओके, सो इसलिए आप इसका आंसर बता सकते हो कि ये क्या है, एक नॉन कंडक्टर के जैसे बिहेव करता है, यानी उष्मा और विद्युत का ये कुछ अलग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। अब ऐसा क्वेश्चन ही आया था, तो यहां पे देखिए आपका आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, ये अणु शक्ति से किसी प्रकार का संबंधित नहीं है दोस्तों। अब ये किस प्रकार संबंधित नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि क्रोमियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको जो है लोहे के साथ, आयरन के साथ मिक्स किया जाता है क्रोमियम को, और क्रोमियम को मिक्स करने के बाद क्या तैयार किया जाता है, आपका इस्पात तैयार किया जाता है दोस्तों। अब ये इस्पात बनाना है अगर आपको, तो आपको क्रोमियम को उसमें मिक्स करना होगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि अणु शक्ति से संबंधित जो है कौन सा खनिज नहीं है, तो क्रोमियम नहीं है दोस्तों, इसका आंसर क्रोमियम होगा। सो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, तो इसका आंसर है मारिजुआना जो है एक उत्तेजक पदार्थ की तरह काम करता है। वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जो पदार्थ या तो वो शीघ्रता से पूर्ण करा दे या उसकी गति को एकदम ज्यादा कम कर दे, वही पदार्थ क्या होता है, उत्तेजक, यानी कि कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ कैटलिस्ट के जैसे कौन काम कर रहा है, मारिजुआना। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ग ए बी, यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो रक्त वाला व्यक्ति, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन में ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है कि किसी का भी ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, बशर्ते कि वो पहले चेक कराए कि उस ब्लड ग्रुप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक ताप से आप क्या समझते हैं। तो क्रायोजेनिक ताप का मतलब क्या है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं पता तो आप तुक्के में आंसर मत मारिएगा दोस्तों। क्रायोजेनिक ताप का मतलब है कि बिल्कुल ही मिनिमम टेम्परेचर, अत्यंत कम ताप। तो अत्यंत कम ताप का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे -150 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर उससे भी कम हो तो आप सोच सकते हैं कितना कम होगा टेम्परेचर, भाई बहुत ही ज्यादा कम होगा। ओके, सो यहाँ पे क्रायोजेनिक ताप से मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, कौन सा आंसर सही है, -150 डिग्री से भी कम होना चाहिए। ओके, अब यहां पे देखिए डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा गया है या बंद कर दिया गया। देखिए दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं 2003 के क्वेश्चन के। ओके, सो यहां पे देखिए डीआरडीओ ने उस समय मिसाइल बनाने का काम स्टार्ट कर चुका था दोस्तों पहले से ही, और ये लगातार मिसाइल बनाते जा रही थी, और मिसाइल बनाते बनाते कई सारे मिसाइल बनाती थी, वो बंद करने का काम नहीं करती थी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर मान सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, उन्होंने किसी भी इनमें से किसी भी मिसाइल को बंद करने का कोई भी आदेश नहीं दिया था। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के हरित क्रांति से गहरा संबंध है। भारत के हरित क्रांति से किनका गहरा संबंध है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर स्वामीनाथन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन का हरित क्रांति से गहरा संबंध है। तो देखिए हरित क्रांति एक्चुअली कृषि में क्रांति के लिए इसको लाया गया था। ओके, और कृषि में क्रांति आ सके और लोग जो है अच्छे से फसल उगा सकें और एग्रीकल्चर तरीके से, यानी जो उनका प्राइमरी सेक्टर है वहां से वो स्ट्रांग बन सकें। तो मैं इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा 3 सेक्टर्स के बारे में, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे जो इंडिया है इसको 3 सेक्टर में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये 3 प्रकार के सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आप कृषि से संबंधित, उत्खनन से संबंधित, खनन से संबंधित चीजों के बारे में जान सकते हो। सेकेंडरी सेक्टर में आप जितने भी रियल एस्टेट के काम वगैरह होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, आप उससे संबंधित चीजों को समझ सकते हो। टर्सरी सेक्टर में वे सभी चीजों के बारे में जान सकते हो जिसमें आपको सर्विस मिलता है। सो आप इसके बारे में जान सकते हो कि कौन से फील्ड में आपको सर्विस, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का सर्विस है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो आपकी सेवा करेगा, मतलब आपका इलाज करेगा, वो भी एक प्रकार का सर्विस है दोस्तों। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? तो इसका आंसर हुआ डॉक्टर स्वामीनाथन। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसका आंसर होगा जैविक खेती। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कई जगह सुना भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि वी शुड ईट ऑर्गेनिक फूड्स, वी शुड ईट हाइजेनिक फूड्स। हमको ऑर्गेनिक खाने ही खाने चाहिए। अब ये व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिक खाने, व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिक खाने, और व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिक फूड्स, व्हाट अबाउट द हाइजेनिक फूड्स? सो जस्ट अंडरस्टूड अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट। चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक फूड का मतलब वही है कि ऐसा फूड या ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिसमें केमिकल का यूज नहीं होता, वही आपकी ऑर्गेनिक फूड बनेंगी और वही आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगी दोस्तों। और उसी प्रकार की खेती को जैविक खेती कहा जाता है। मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहूंगा कि हाल ही में ऐसा न्यूज में आया था कि कई लोगों ने जब गणपति विसर्जन किया, ओके, तो कई लोग घरों में बैठाते थे गणपति विसर्जन, तो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ना फैले, इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसलिए उन्होंने कई सारे ऐसे टब का इस्तेमाल किया और टब में वाटर फिल करके यहाँ पे जो छोटी सी मूर्ति वो लेके आते थे गणपति बप्पा जी की, वो उनको वहीं विसर्जित करते थे, ताकि किसी तालाब में विसर्जित करने से, किसी नदी में विसर्जित करने से या समुद्र में विसर्जित करने से वहां का जल दूषित ना हो। ओके, सो मैं उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बधाई देना चाहूंगा और उन लोगों को सल्यूट भी देता हूं दोस्तों कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ओके, सो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे उसका मटेरियल, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वो पूरी तरीके से क्या होगा, गल जाएगा। अब गलने के बाद उसको क्या करेंगे ये लोग, उसको जा करके इन्होंने क्या किया, पेड़ों पे डाल दिया। अब उससे क्या हुआ, पेड़ को पोषक तत्व मिल गए। ओके, सो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा लोग यहाँ पे, कुछ अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं दोस्तों जो बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने नेचर का भी ध्यान रखते हैं। आई होप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने नेचर का ध्यान रख रहे होंगे। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, जैविक खेती। जैविक खेती जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। ओके ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, सबसे इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कृषि से संबंधित। अगर मान लीजिए लगातार आप यूरिया का यूज कर रहे हैं, यूरिया का यूज जो कि आजकल डेट में आम बात हो गई है, तो यूरिया का यूज करने से क्या होता है दोस्तों, द डिमांड ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड हाईली टू द वाटर। ओके, मतलब कि जो आपकी मिट्टी होगी जहां पे आप खेती करोगे, वाटर की डिमांड बढ़ा देगा। ओके, इट विल डिमांड मोर एंड मोर वाटर्स पर ईयर्स। ओके, तो ये क्या करेगा, हर साल जो है बहुत ही ज्यादा पानी को डिमांड करेगा, बोलेगा कि मुझे और ज्यादा वाटर चाहिए, और धीरे धीरे आपकी सॉइल की जो सैलिनिटी है वो खराब होते जाएगी और इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी दोस्तों, जिससे जो है आप कोई फसल एक टाइम के बाद नहीं उगा पाओगे, आपको ही प्रॉब्लम होगा इससे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू डू द जैविक कृषि। द जैविक कृषि इज अ राइट ऑप्शन टू डू। ओके, इससे क्या होगा, जो भी आपका जो भी पोषक तत्व के रूप में वहां पे आप जो अनाज उगाते हैं उसकी पोषक तत्व तो बनी रहेगी, उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और अच्छे क्वालिटी के भोजन लोगों को प्राप्त होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईए? एनईए का फुल फॉर्म क्या है? सो इसका आंसर है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी इज अवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएट। आपने ये सीएट तो देखा ही होगा दोस्तों, CEAT, सीएट, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी इज। तो सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी किनको माना गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2003 की, तो उस समय कपिल देव को माना गया था दोस्तों। आप सचिन तेंदुलकर समझ सकते हैं, लेकिन कपिल देव को माना गया था। और आज के डेट में अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आज अगर रिपीट हो जाता है, सीएट आप देख सकते हो, जब मुंबई इंडियन बैटिंग करती है तो रोहित शर्मा का जो बल्ला है वहां पे सीएट का एक लगा होता है, स्टिकर लगा होता है। ओके, तो वहां पे आप समझ सकते हैं। तो देखिए 2018-19 में ये सीएट का खिताब विराट कोहली को दिया गया था। ओके, और 18-19 में उनको दिया गया था और 20 में भी उनको मिला था, लेकिन 20-21 के लिए जो सीएट का जो खिताब है वो रोहित शर्मा को दिया गया है दोस्तों।
ओके, सो रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे से वो सेंचुरी भी बना रहे हैं दोस्तों, और यही वो एकमात्र प्लेयर हैं जिन्होंने 267 रन वनडे में बनाया था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी टीम से हैं आप सभी को पता होगा दोस्तों, इंडिया के काफ़ी चहेते प्लेयर हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था, एक समय आया था जब ऐसे गुप्तचरों द्वारा यानी कि सूत्रों के हवाले से पता चला था कि कुछ राजनेता जो हैं वह अपराधियों के साथ क्या कर रहे हैं, साठगांठ कर रहे हैं। इससे क्या हो, और चुनाव में वो वोट हासिल कर रहे हैं, और जबरन जाके चुनाव बूथ में जाकर के वो कुछ लोग जो हैं ऐसे खुद से ही वोट डाल रहे हैं। तो इस बात से परेशान होकर के तत्कालिक गवर्नमेंट ने क्या किया था, वोहरा समिति का गठन किया था। और वोहरा समिति जो है किसके लिए बनाया गया था? वोहरा समिति बनाया गया था राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। हम माफ कीजिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बोगी का संबंध किससे है? व्हाट इज द बोगी? तो बोगी एक गेम में खेला जाता है दोस्तों, इसमें एक वर्ड को बोला जाता है बोगी। तो ये जो है कौन सा गेम है? तो यह गेम है गोल्फ। गोल्फ में बोगी के शब्द का इस्तेमाल बहुतायत होता है दोस्तों। ओके, आई होप आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कुछ खेलों के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी लेके आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानेंगे। अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो यहाँ पे देखिए, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब 2003 में अर्जुन पुरस्कार से मिलने वाली धनराशि कितनी थी? तो 2003 में अर्जुन पुरस्कार से मिलने वाली धनराशि 3 लाख थी। तो उस समय के लोगों ने जब 3 लाख पर टिक लगाया होगा तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इस साल भी पूछ ले, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7.5 लाख, यानी कि 7,50,000 रुपीज। ओके, सो अर्जुन पुरस्कार के लिए इतना सम्मान दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अर्जुन पुरस्कार का मतलब भी तो समझ जाइए दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो खेल का व्यक्तित्व रखता हो और वह कई प्रकार के खेलों में अपना निपुणता रखता हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये खेल से संबंधित होना चाहिए। इसकी स्थापना अर्जुन पुरस्कार के 1961 में हुई थी, और पहला अलंकरण भी इसका 1961 में हुआ था। और पिछला अलंकरण जो है, यानी कि फाइनल अलंकरण जो लास्ट में हुआ है, 2020 में हुआ है। और इसको हासिल करने वाले लोग टोटल 700 लोग हैं, और भारत सरकार द्वारा इसे प्रोवाइड किया गया था, जिसमें 7,50,000 की नगद पुरस्कार उनको प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबैदुल्ला गोल्ड कप किसके लिए है? तो यह देखिए दोस्तों, इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय खेल के लिए। ओके, तो हमारा इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। हालांकि उसका यूज जो है अभी कलकत्ता में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कलकत्ता पंजाब के एरिया में, और भी कई सारे राज्यों में देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, लेकिन क्रिकेट ने जैसे ओवरटेक कर लिया है, तो हॉकी थोड़ा सा कम हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर क्या होगा? हॉकी। हॉकी में ये जो है गोल्ड कप के लिए खेला जाता है, ओबैदुल्ला गोल्ड कप के लिए। ओके, सो इसका आंसर होगा हॉकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क जो है आपको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंद्रावती नेशनल पार्क। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों, ये जो है स्टार्ट कब से किया गया था? तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बनाया गया था 1983 में बनाया गया था सबसे पहले। ओके, और इसकी जो भूमि है वो 1258 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो आप 1250 भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, और 1200 भी याद रखेंगे तो भी आपका आंसर सही हो सकता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युआन किस देश की करेंसी है? तो युआन कौन से देश की करेंसी है दोस्तों? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। युआन चाइना की करेंसी है। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है? जापान की, कोरिया की और भूटान की करेंसी भी पता करनी है, और इसका आप एक नोट भी बना लीजिएगा दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण जो है वो खराब हो जाता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस नाम के वहां पे बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को कर्ड में परिवर्तित कर देते हैं, यानी मिल्क से वो कर्ड यानी दही बन जाता है दोस्तों। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज काटने से आंसू निकलता है क्योंकि उसमें से निकलती है।
प्याज काटने से कौन सी गैस वहां से बाहर निकलती है दोस्तों? उसमें से एक्चुअली अमोनिया गैस बाहर निकलती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। तो इससे क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ओके, अगर आप मान लीजिए आंखों में गोगल लगा के प्याज काटते हैं, तो क्या आपको आंखों से आंसू निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे देखिए, शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी उपस्थित होती है। शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी नाक में, कान में, हाथ में या उंगली में कहाँ उपस्थित होती है दोस्तों? तो ये कान में होती है। कान का जो मिडिल पार्ट है, वहां पे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी अवेलेबल होती है, और उस हड्डी का नाम है स्टेपिस। ओके, इसका नाम क्या है दोस्तों? स्टेपिस नाम से इसको बोला जाता है। ये स्टेपिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। और हमने जैसे कि यहाँ 50 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, और मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे और एंड तक आपने इस लेक्चर को देखा, और साथ ही आपने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाए दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आप सभी को एक और बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि आपने क्या किया होगा कि इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने के साथ साथ हमारे कोर्स के बारे में भी आपने ध्यान दिया होगा। सो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि लिमिटेड ऑफर मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर से 14 नवंबर के आसपास है, तो यहाँ पे अगर आपको 25% का डिस्काउंट चाहिए आपके फी में, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और हाँ दोस्तों, आप तैयारी के लिए कंटिन्यू किए रहिए, अपना तैयारी आप करते रहिए दोस्तों, और साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, हमारे कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, उनको टेलीग्राम चैनल में कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से, सो यू कैन आस्क टू अस। आप अपने अपने सब्जेक्ट के फैकल्टी से उनसे पूछ सकते हैं, और आपका पूरा आंसर आपको दिया जाएगा दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।